हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं बेस थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम ऑलरेडी वैसे हम काफी हद तक डिस्कस कर चुके हैं इनडायरेक्ट वे में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो तो कुछ लेक्चर पहले हमने क्वेश्चन किया था जहां पे हमने ये देखा था कि तीन पार्टीज जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी किसी स्टेट में, और वो उनको बिल लाना था जिसमें कि इंजीनियरिंग के लिए कंबाइंड एग्जामिनेशन टेस्ट कराना था। तो उसमें यह था कि भाई, अगर पहले तो तीन पार्टीज की एबीसी पार्टीज थी हमारे पास, उनकी इलेक्शन जीतने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग थी और उसके बाद उनके उस बिल को इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग थी। तो उस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था जहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का यूज किया था। ठीक है, तो वही चीज है बेसिकली, और आप जब आप देखेंगे तो आप समझ भी जाएंगे। तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि बेस थ्योरम क्या है। भाई पहली बार हमने नाम सुने तो ठीक है, सुना है तो क्या फर्क पड़ता है। हम उसके क्वेश्चंस करना जानते हैं, और अभी देखिए जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप उसको समझ भी जाएंगे कि क्या हो रहा है। तो चलिए एक बार तो पहले तो बेस थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या है। तो ये है बेस थ्योरम का स्टेटमेंट। इफ इन If an event A can occur only with one of n pairwise mutually exclusive and exhaustive events B1, B2, B3 and up to Bn, and if the conditional probabilities of the event, probability of A given B1, probability of A given B2 and up to probability of A given Bn are known, then probability of B1 given A is given by this formula। इस फॉर्मूले को देख लो, समझ लो, और उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि करना क्या है। अब क्वेश्चन ये है, अ लेडी हैज 10 कॉइन्स इन हर पर्स, 8 ऑफ देम आर नॉर्मल फेयर कॉइन्स, वन ऑफ देम इज डबल हेडेड कॉइन, यानी कि दोनों तरफ ही हेड है उस कॉइन में, एंड वन इज डबल टेल, उसमें दोनों तरफ टेल है। She randomly draws a coin, then tosses it for 5 times. The coin was found to fall headwise on all the 5 occasions. Find the probability that the coin drawn was a double headed coin। तो यानी कि आप उस लेडी के पर्स में 10 कॉइन्स हैं जिसमें कि 8 तो नॉर्मल फेयर कॉइन्स हैं। अगर 8 नॉर्मल फेयर कॉइन्स हैं तो फेयर कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी उसकी होती है हाफ, राइट। ऐसे ही डबल हेडेड अगर कॉइन है तो उस डबल हेडेड कॉइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये 1 होगी। बिल्कुल सही बात है। और अगर टेल डबल टेल्ड कॉइन है, यानी कि उसमें दोनों तरफ टेल ही है, तो उससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब दूसरी चीज, हमारे पास 8 फेयर कॉइन्स हैं। तो पहली बात हम ये समझें कि 8 फेयर कॉइन्स को अगर लेडी ने पर्स में हाथ डाला तो उसमें से फेयर कॉइन सेलेक्ट हो जाए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो फेयर कॉइन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 8 फेयर कॉइन्स हैं और टोटल 10 आपके पास कॉइन्स है, तो उसकी होगी 8/10। दूसरी बात, एक ही डबल हेडेड कॉइन है, उसको सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगी? 1/10। सिमिलरली डबल टेल्ड को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/10 होगी। अब हम अपने इसमें आते हैं। अब लेडी ने हाथ डाला, एक कॉइन ऑलरेडी निकाल लिया है उसने, ठीक है। अब उस कॉइन को उसने निकाला। अब हमें नहीं पता कौन सा कॉइन आया होगा, लेकिन जब उसने देखा ओके हेड आया, फिर दूसरे को उठाया, फिर दूसरा, फिर उसको टॉस किया। पहली बार उठाया, एक निकालने के बाद उसने जब पहली बार टॉस किया तो हेड आया, दूसरी बार टॉस किया तो फिर हेड आया, तीसरी बार टॉस किया तो फिर हेड आया, चौथी बार फिर से हेड आया, और पांचवी बार फिर से हेड आया। ठीक। तो अब हुआ क्या? अब हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये कौन से आया होगा, है ना। भाई उसने हो सकता है फेयर कॉइन उठाया हो और फेयर कॉइन से हेड आ गए हो 5 बार, या फिर उसने डबल हेडेड उठाया हो, वहां से 5 बार आ गए, या फिर डबल टेल्ड होया वहां से आया होगा। ऑल्दो उससे नहीं आएगा, है ना, क्योंकि डबल टेल्ड है, उसके अंदर हेड है ही नहीं। पर फिर भी हम मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो रहा होगा, ऐसा मान लेते हैं कि भाई ऐसा हो रहा होगा। ठीक। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि नॉर्मल कॉइन से 5 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। भाई नॉर्मल कॉइन से अगर मैं 5 बार हेड लाऊं तो क्या होगा? 1/2 की पावर 5। ठीक। और नॉर्मल कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 8/10। तो ये तो मेरा हो गया, नॉर्मल कॉइन को सेलेक्ट किया पहले, ये सिलेक्शन के लिए है। ठीक है, ये जो 8/10 है ये सिलेक्शन के लिए है। और
उसके बाद उससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये है। फिर ऐसे ही डबल हेडेड कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, और उससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 5 क्या है, वो तो 1 होगी और 1 की पावर 5 हो जाएगी। फिर उसके बाद डबल टेल्ड कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/10, और उससे 5 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो 0 की पावर 5। ये हमारे पास हो गया। तो ये इससे क्या मिलेगा, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो इससे मुझे ये मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी की 5 हेड्स हैव अकर्ड, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड्स निकालने की मिल गई मेरे को ये प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अच्छा 5 बार हेड आ गए, लेकिन अब ये बताओ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन ड्रॉन वाज अ डबल हेडेड कॉइन, यानी कि ये 5 बार जो हेड आए ये डबल हेडेड कॉइन के कारण आए। तो ठीक है, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी कि भाई ये 5 बार कि ये आया डबल हेडेड कॉइन से, यानी कि न्यूमरेटर में आ गया 1/10 इंटू 1⁵ एंड गिवन कि ये 5 बार हेड आ चुका, और इस चीज से इसको डिवाइड कर दो, तो 8/10 इंटू हाफ प्लस 1/10 इंटू 1⁵ तो 1 ही हो गया। चलो लिख देते हैं फिर भी, ताकि याद रहे कि हाँ भाई इसी चीज से डिवाइड किया हमने, इंटू 0⁵। राइट, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो देखें भाई क्या आ जाएगा। चलो मैं आपको बता देता हूं, कर ही लोगे अब आप सॉल्व, है ना। सॉल्व करने में तो कोई ज्यादा झंझट है नहीं। तो ये वाला तो पूरा 0 ही हो गया आपके पास। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो मैं बता देता हूँ, 4/5 आ जाएगा। तो देखो अब आपको देखो लग रहा होगा ना कि अरे यार ये तो हमने कर रखी है बेस थ्योरम, तो बस नाम ही बदल आया आपके सामने पहली बार, पर चीजें आपको ऑलरेडी पता है, और इसीलिए मैंने इस चीज को लास्ट में लिया, ताकि ये सब चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं ऑलरेडी। अच्छा, नाम इंट्रोड्यूस करना है कर लो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन है कि ए राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड एंड गिव्स इट टू हिज सन टू पोस्ट इन अ लेटर बॉक्स, द रिलायबिलिटी ऑफ हिज सन बीइंग 3/4, यानी कि सन जो है वो लेटर को पोस्ट कर देगा, उस चीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 है, एंड प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर पोस्टेड विल गेट डिलीवर्ड इज 8/9, यानी कि अगर लेटर पोस्ट कर दिया और उसके बाद जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसको वो पोस्ट कर देगा, उस चीज की प्रोबेबिलिटी 8/9 है। Sometime later, A hears from his friend that the letter has not reached him, मतलब उसके दोस्त को लेटर नहीं मिला। अब आपको ये बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज सन डिड नॉट पोस्ट द लेटर एट ऑल। अब सोचो, अब आपके दिमाग में लगाओ, पिछले वाले केस के क्वेश्चन के साथ कंपेयर करो, अब देखो क्या आप बेस थ्योरम लगा सकते हो। सोचो एक बार। तो सबसे पहले तो आपको यह निकालना होगा कि लेटर पोस्ट नहीं हुआ, तो लेटर पोस्ट ना होने की क्या क्या चीजें, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, क्यों लेटर पोस्ट नहीं होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, और फिर वो आपका डिनोमिनेटर फिक्स हो जाएगा, और फिर जैसे ही आप ये निकालोगे ओके ये तो इस लड़के के कारण नहीं हुआ, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। करके देखो एक बार फटाफट। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहले ये निकालो कि भाई लेटर नहीं पहुंचा, तो लेटर नहीं पहुंचा उसके लिए हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए क्या होगा भाई, पहली चीज तो लड़के ने लेटर डाला, अब उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, और उसके बाद पोस्टल डिपार्टमेंट में नहीं पहुंचाया, तो पोस्टल डिपार्टमेंट के पहुंचाने की प्रोबेबिलिटी 8/9, और उसके ना पहुंचाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/9। तो ये हो गया कि भाई पोस्टल डिपार्टमेंट ने डाला, लेटर नहीं पहुंचाया। दूसरा केस क्या होगा कि लड़के ने ही नहीं डाला लेटर, पोस्ट ही नहीं किया, तो यानी कि 1/4 हो जाएगी, क्योंकि डालने की प्रोबेबिलिटी, अगर उसकी लेटर पोस्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो लड़के के ना पोस्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अच्छा, अब लड़के ने लेटर पोस्ट ही नहीं किया, तो पोस्टल डिपार्टमेंट क्या करेगा, तो पक्की बात है कि नहीं वो पोस्टल पहुंचाएगा ही नहीं, उस चीज की तो 1 है ना, जब उस पर लेटर पहुंचा ही नहीं, पोस्टल डिपार्टमेंट तक की लेटर नहीं आया, तो वो तो वहां क्या पहुंचाएगा, तो उस चीज की तो प्रोबेबिलिटी 1 ही हो गई, पक्का ही नहीं पहुंचा, है ना। तो ये 1 हो गई। तो ये तो बात हो गई कि लेटर नहीं पहुंचा,
इस चीज की प्रोबेबिलिटी दैट लेटर नॉट रीच्ड लिख देते हैं भाई, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करूं तो इसको ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं, तो ये क्या चीज है, ए प्लस बी लिखा हुआ है आपके पास। और अब हमें निकालनी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की लड़के ने लेटर पोस्ट नहीं किया, और लड़के ने लेटर पोस्ट ना करने की प्रोबेबिलिटी यहां लिखी हुई है। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ए और ए प्लस बी। तो ये बन गया 3/4 इंटू 1/9 डिवाइडेड बाई 3/4 इंटू 1/9 प्लस 1/4 इंटू 1। इसको आप सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत आसान सा है। अब आपको देखो, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई हाँ, ये बेस थ्योरम तो बिल्कुल अच्छे से हमको आती है, हम समझते हैं इस चीज को। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपके पास दो अर्न है, अर्न मतलब बर्तन, राइट। तो द कंटेंट्स ऑफ अर्न वन एंड अर्न टू आर एज फॉलोज। अर्न वन में 4 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अर्न टू में 3 व्हाइट हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। वन अर्न इज चोजन एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन एंड इट्स कलर नोटेड एंड रिप्लेस्ड इन द सेम अर्न। मतलब ये है कि आपने अर्न वन या अर्न टू में से कोई एक अर्न चूज किया पहले तो, और उसके अंदर से एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा और वापस उसके अंदर डाल दिया। फिर आपने फिर दूसरी बार उसी उसी अर्न से आपने एक बार और बॉल निकाली, फिर उसका कलर देखा, फिर वापस डाल दिया। फिर उसके बाद तीसरा निकाली और फिर चौथा निकाली। तो देखो लिखा हुआ है ना, अगेन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेम कलर नोटेड एंड रिप्लेस्ड, द प्रोसेस इज रिपीटेड 4 टाइम्स। मतलब 4 बार आपने ऐसा काम कर दिया। और लेकिन पहले आपने किसी एक ही अर्न से ऐसा किया होगा या फिर दूसरे से किया होगा, ठीक। एंड एज अ रिजल्ट, अब हुआ क्या, एज अ रिजल्ट 1 बॉल ऑफ व्हाइट कलर एंड 3 बॉल्स ऑफ ब्लैक कलर आर नोटेड। मतलब जब आपने ये 4 प्रोसेस कर लिया तो आपके पास एक व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल आई है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अर्न वन वाज चूजन। तो अब आप देखो, फिर से वही बात होगी, बेस थ्योरम के हिसाब से एक इवेंट हो चुका है कि भाई एक व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल आ चुकी है, और उसमें से आपको ये बताना है कि अच्छा ये काम जो है अर्न वन से हुआ होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो लग रही है आपकी ये बेस थ्योरम, ठीक है। तो अब पहले तो ये सोचें, अच्छा चलो, एक तो सबसे पहली बात, अर्न वन और अर्न टू चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 1/2 एंड 1/2, क्योंकि दोनों की इक्वली प्रोबेबल है कि वन पहले आप चूज कर लो या टू चूज कर लो। तो अर्न वन और अर्न टू आपने चूज कैसे कर सकते, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है। अब आपको 1 व्हाइट और 3 रेड बॉल, मतलब 4 प्रोसेस करने थे आपने, जिसमें से कि 1 व्हाइट और 3 आपके ब्लैक बॉल्स निकालनी थी। तो अब आप कैसे निकाल सकते हैं भाई, पहली ही मान लीजिए व्हाइट आ जाए, उसके बाद ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ऐसा हो सकता था। या पहली ब्लैक आ जाए, फिर व्हाइट आ जाए, फिर ब्लैक ब्लैक, ऐसे आ जाए। तो इस चीज को देखो, हमने ऑलरेडी समझ रखा है कि भाई इस तरह के प्रोसेस कैसे होंगे। आपको टोटल 4 हैं, 4 प्रोसेसेस करने थे, जिसमें कि 3 अलाइक है, तो यानी कि फैक्टोरियल 3, और एक एक और है। तो ये बेसिकली इसका आंसर क्या है, 4। तो यानी कि 4 तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद हम ये निकालेंगे कि भाई अच्छा व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और तो 1 व्हाइट को अगर मैं सेलेक्ट करूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ए व्हाइट बॉल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 व्हाइट बॉल ऑफ 1 व्हाइट, तो क्या होगा भाई, आपके पास अगर मैं अर्न वन की बात करूं तो 5/9, राइट। अर्न वन से व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मैं यहीं पे लिख देता हूं, 4/9 होगी। और ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 5/9। ऐसे ही
यहां से अर्न 2 से ब्लैक व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/9 होगी और ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 6/9 होगी। ओके जी, अब जरा हम निकालते हैं कि चलिए पहले तो अर्न ए की बात, अर्न 1 की बात करें। अर्न 1 से आपने 1 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स निकाल ली। इस बात की प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहली बात कि अर्न 1 चूज किया आपने, ये बात हुई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ। उसके बाद 4 वे से आपके पास 1 व्हाइट एंड 3 बॉल आ सकती थी, क्योंकि प्रोसेस आपने 4 बार दिखा था और ये हमने देख ही लिया कि कैसा है, तो ये इसको 4 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं। और अब एक ब्लॉक, एक व्हाइट और 3 ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो गया, 4/5 से आपकी व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी और 3 ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, सॉरी 4/9 होना चाहिए भाई, यहाँ पे ना टोटल 9 है, ये गलती से लिख दिया मैंने, तो ये 4/9 होना चाहिए यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पास 4/9 इंटू 5/9 की पावर 3। तो ये तो हो गया अर्न 1 से आपके पास 1 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स आई, ठीक है। तो ये बना और इसको मैं ए बोल देता हूं, ठीक। और अर्न 2 से अब देखें, अब अर्न 2 से देखें, वहां से भी हमें 1 व्हाइट एंड 3 ब्लैक निकालनी है। तो अगेन अर्न 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, और ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे ये मैंने दिखाया था कि भाई पहले आपकी व्हाइट आ सकती है, फिर 3 ब्लैक आ सकती है, फिर ब्लैक व्हाइट, ऐसे करके ये 4 हो गई यहां पे भी। और अब उसके बाद यहां से एक व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी है 3/9 और 3 ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी है 6/9 की पावर 3। इसको हमने बी बोल दिया। तो अब हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की हमारे पास 1 व्हाइट और 3 बॉल आ चुकी हैं और वो अर्न ए से आई, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, ए अपॉन ए प्लस बी। अच्छा, ए प्लस बी क्या डिनोट कर रहा है कि आपके पास ऑलरेडी 1 व्हाइट एंड 3, 1 ब्लैक एंड 3, 1 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स आ चुकी हैं, और वो ए है कि वो इससे आई अर्न 1 से। तो कर देते हैं भाई, इसको सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 इंटू 4/9 इंटू 5/9 and divided by 1/2 into 4 into 4/9 into 5/9 cubed plus 1/2 into 4 into 3/9 into 6/9 cubed। ये हमें सॉल्व करना है। अच्छा एक बात देखो, 1/2 इंटू 4, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है, दोनों जगह से कैंसिल होने ही वाला है ना। तो मैं एक काम करूं, मैं थोड़ा सा इसको यहां से कॉमन आ जाएगा नीचे से, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। मैं सिंपली करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और अब आप देखो 9 की पावर 4 है, यहां पे भी 9 की पावर 4 होगी, 9 की पावर 4 होगी, तो ये 9, ये 9, ये भी 9 गायब कर दिए मैंने। चलिए जी, अब मेरे पास क्या सिचुएशन बची, 4 इंटू 5 क्यूब्ड और डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 क्यूब्ड प्लस 3 इंटू 6 क्यूब्ड। ये सिचुएशन है हमारे पास, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आपने कर ही लोगे, इसके बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये है, देखिए जी, बेस थ्योरम के किस तरीके से आप यूज करेंगे। अब जरा ये क्वेश्चन पढ़िए, अ कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हैज ओनली 2 प्लांट्स T1 एंड T2। दो प्लांट्स है कंप्यूटर प्रोड्यूस करने के, उनका नाम है T1 एंड T2 बोल दिया उनको। प्लांट T1 प्रोड्यूसेस 20%, ये 21%, 20% प्रोड्यूस करता है कंप्यूटर्स, और प्लांट T2 जो है 80% प्रोड्यूस करता है। 7% ऑफ द कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड आर डिफेक्टिव। ऐसा भी है कि टोटल जो है फैक्ट्री में, वो टोटल 7% डिफेक्टिव है। तो नॉन डिफेक्टिव क्या होंगे, तो अच्छा इसको हम ऐसे लिख लेते हैं यहीं पे ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव
वो हमको दे रखी है, डी को मैं डिफेक्टिव बोल रहा हूं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव है 7/100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव वो क्या हो जाएगी भाई, 93/100। 1 - 7/100 करोगे तो 93/100 आ जाएगा। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस करते ही ये आ जाएगा नॉन डिफेक्टिव। अब और आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपको दे रखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T1। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं नोटेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, यानी कि ये डिफेक्टिव है एंड इट वाज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T1, और प्रोबेब एंड दिस इज इक्वल टू 10 into probability that computer turns out to be defective, probability of defective and it was produced in plant T2। ये आपके पास दे रखा है। एंड अ कंप्यूटर इज प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री इज रैंडमली सेलेक्टेड। अब क्या हुआ कि आपने प्रोड्यूस कर लिए और कोई कंप्यूटर को रैंडमली सेलेक्ट किया एंड इट डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, यानी कि जो ये बना ये क्या है, नॉन डिफेक्टिव पीस है। एंड द प्रोबेबिलिटी, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2, तो ये प्लांट T2 से बन के आया, यानी कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ये प्लांट T2 से बन के आया और गिवन दैट इट इज नॉन डिफेक्टिव, ये चीज हमको निकालनी है, नॉन डिफेक्टिव। ठीक, अब धीरे धीरे चीजों को करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन इन T1 इज इक्वल टू 10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इन T2, इसको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैसे करें? ओके जी, तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं। अच्छा, हमें ये दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इज 7%, राइट, 7% ऑफ कंप्यूटर्स। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इज 7/100 दे रखी है। अच्छा, ये यहां लिखी ली हमने। ठीक, तो अब चला देखो, तो सबसे पहले तो हम ये करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव निकालते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या होगा। तो अगर डिफेक्टिव पीस बना तो पहले तो ये दो चीजें होंगी कि भाई या तो प्लांट ए से आया होगा, या प्लांट T1 से आया होगा, या प्लांट T2 से आया होगा। तो हम उसको कैसे निकालें, प्रोबेबिलिटी कि ये प्लांट T1 से आया एंड then multiplied by that it is defective given that it is from plant T1, प्लस दूसरा हो सकता है कि भाई प्लांट T2 से आया होगा, पहले तो आपने प्लांट T2 से सेलेक्ट किया होगा और उसके बाद प्रोबेबिलिटी कि ये डिफेक्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी एट डिफेक्टिव एंड फ्रॉम गिवन इट इज फ्रॉम प्लांट T2। अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, यानी कि प्लांट T1, क्योंकि ये सिर्फ 20% प्रोड्यूस करता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 क्या होगी, 20/100, यानी कि 20/100 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। अच्छा, सबसे ये हमें निकालना है, तो हम एक काम करें भाई, इस इक्वेशन को जरा सा यूज कर लेते हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लेते हैं कि ये जो डिफेक्टिव जो T1 है, या इस चीज को मानते हैं कि ये हमारा x है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट हम यहां पे लिख देता हूं मैं, चलिए, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कि ये T2 से आया है इज x। तो इस कंडीशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ d दैट इट इज फ्रॉम T1, ये कितनी हो जाएगी, 10x। ठीक है, तो ये 10x हो गई। तो डिफेक्टिव फ्रॉम T1 हमारी 10x है, प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 यानी कि प्लांट 2 से आया 80% टाइम वहां से आता है, तो 80/100 वहां पे हुआ प्रोबेबिलिटी, और ये हो गई आपकी 10x। और ये दोनों हमें को क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी डी दे रखी है 7/100, राइट, ये रही। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं 7/100। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो क्या होगा मेरे पास, देखो भाई 100 100 100 ये तो गए कैंसिल, और यहां पे क्या आ गया हमारे पास, x क्या निकल के आएगा, अब ये देखने वाली बात है हमारे पास। तो 7, अच्छा एक ये गलती कर दी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन D2 तो x है ना, ये हमने x मानी थी यहाँ पे, तो ये गड़बड़ हो जाती है अभी हमारी कैलकुलेशन में। तो चलिए जी इसको अब कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया x कॉमन ले लेता हूं मैं यहां से, तो ये हो गया 20 इंटू 10 200 एंड प्लस 80, और यानी कि 7 इज इक्वल टू x इंटू 280। तो इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो आ गया हमारे पास 7/280, यानी कि 1/40। तो x हमारे पास 1/40 आ गया, तो यहां पे लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट इट हैज कम फ्रॉम T2 इज 1/40, और ये हो गई हमारी 10/40। यहां तक आराम से एक बार दोबारा से समझ लो, देख लो, और उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको गायब कर देता हूं यहां से। कारण क्या है कि इससे हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा और हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही मैं नीचे जाने की कोशिश करूंगा तो ये मेरे बोर्ड से क्वेश्चन उड़ जाएगा, ठीक है, तो फिर आपको परेशानी होगी समझने में। तो चलिए, मैं इतने को ये हम निकाल ही चुके ना, तो इसका पर्पस तो सिर्फ एक्स कैलकुलेट करने का था, तो वो तो खत्म हो चुका, बाकी सब हमारे पास है ही, और उसको हमने लिख ही लिया है यहाँ पे, ठीक। अब देखिए जी, अब क्या हुआ है, अब हमें निकालना क्या है, अब उस पे आते हैं। अब हमें निकालना ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2, यानी कि ये निकालना है। तो अब इस चीज को हम कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि ये प्लांट T2 से आया एंड गिवन दैट इट इज नॉन डिफेक्टिव। तो ये चीज को हम वैसे भी सॉल्व करना जानते हैं ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हमने यूज किया हुआ है इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन, सॉरी, इंटरसेक्शन, इट इज डी इंटरसेक्शन की ये डी बार यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी, यानी कि ये नॉन डिफेक्टिव है, एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट इज नॉन डिफेक्टिव। ये हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन में तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कर दिया इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव हमको पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1/, हमारे पास हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। ओके, अच्छा ये सॉरी, ये यहां पे हमने गलत फॉर्मूला लिख दिया ना, तो हमें क्या लिखना चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट गिवन दैट इट इज केम फ्रॉम T2, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। ऑल राइट, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T2, तो ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है ना, तो हम किसके बदले क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम T2, ये कर लें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें डिफेक्टिव का पता है आराम से, है ना, वो हमने ऑलरेडी दी हुई है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, ये बन गया हमारे पास। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 क्या है, 4/5, उसको
प्लांट 2 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 4/5 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन T2, यानी कि डिफेक्टिव पीस T2 से आया उसकी प्रोबेबिलिटी ये हमने निकाली 1/40 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इज 7/100। ये रही। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 78/93 आने वाला है आपके पास। ये आंसर, ये है ऑप्शन सी। ठीक है, अब आप देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया सा था ना, तो बढ़िया सी जगह ही आया होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया जेईई एडवांस्ड 2016 में। तो ऐसे क्वेश्चन, अब आप ये, आपको इसको भी देख के लग रहा हो हाँ ये हम कर सकते थे। ऑफ कोर्स 2-4 क्वेश्चन जब आप ऐसे कर लोगे तो आप ये भी कर सकते हो। तो एवरीथिंग इज सिंपल अगर आपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर कर रखे हैं तो। क्वेश्चन अब ये है, अब देखिए एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक्सटेंडेड बेस। कई बार क्या होता है कि बेस थ्योरम का जो क्वेश्चन होता है उसमें 1-2 स्टेप और ऐड कर दिए जाते हैं। तो वो क्या हो रहा है वो आप जरा देखिए। क्वेश्चन ये है कि अ बैग कंटेन्स 3 बाइज्ड कॉइन्स B1 B2 B3 whose probabilities of falling headwise are 1/3 2/3 and 3/4। और यानी कि इन तीनों कॉइन B1 B2 B3 के हेड आने की प्रोबेबिलिटीज जो है आपको 1/3 2/3 और 3/4 दे रखी हैं। A coin is drawn randomly and tossed which fell headwise। एक कॉइन को आपने निकाला, उसको टॉस किया और वो हेड आया। अब आगे एक्सटेंड कर दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम कॉइन व्हेन टॉस्ड अगेन विल फॉल हेडवाइज। यानी कि जिस कॉइन को आपने निकाला था उसको एक बार आपने टॉस किया था, उससे हेड आया था, फिर से उसको अगर आपने टॉस किया तो आपका हेड आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है एक्सटेंड हो गया बेस थ्योरम के लिए। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट को देखें भाई। फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ, तो फर्स्ट पार्ट में हम निकालने की कोशिश करते हैं भी हेड आएगा कैसे। तो अब हेड आएगा कैसे, यानी कि अगर आपने B1 को सेलेक्ट किया वहां से हेड आ सकता है, B2 को सेलेक्ट किया वहां से भी हेड आ सकता है, और B3 को सेलेक्ट किया तो वहां से भी हेड आ सकता है। तो मान लीजिए B1 से हेड आएगा तो पहले तो B1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। भाई 3 कॉइन है उसमें से एक को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और वहां से उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या देखिए 1/3। तो ये हो गया। अच्छा, B2 से हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले B2 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और वहां से हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही B3 से हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, B3 को आप सेलेक्ट करेंगे 1/3 वेज में 1/3 प्रोबेबिलिटी के साथ, और साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की 3/4 है। तो ये आपकी आ गई अलग अलग से। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो क्या हो जाएगी, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको A लिख दूं, इसको B लिख दूं, तो इसको C लिख दूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की जो होगी वो क्या होगी, वो तो A प्लस B प्लस C हो जाएगी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो A प्लस B प्लस C हो जाएगी। ठीक, ये तो हम समझ सकते हैं। इनको हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगी 1/3। तो अच्छा दोनों में ही है ना। तो 1 बाई तीनों में है इनफैक्ट 1, और इनको तीनों को ऐड करेंगे तो 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/4 ऐसा बन जाएगा आपके पास। अच्छा, अब ये बात कि भाई जब आपने हेड आ गया तो ऐसा कि ये कॉइन 1 से आया, यानी कॉइन B1 से आया हो हेड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि प्रोबेबिलिटी की हेड B1 से आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो A/A प्लस B प्लस C हो जाएगी। ठीक है ना। और उसके बाद अगर ये ही हेड जो B2 से आया हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी B/A प्लस B प्लस C। और वैसे ही अगर वो हेड कॉइन B3 से आया होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी C/A प्लस B प्लस C।
अब ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया बेस थ्योरम का, ठीक। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत आएगी नहीं ना, आप कर ही लेंगे, आप एबीसी की वैल्यू आपको सामने दिख रही है। अब आगे क्या हुआ, आगे हुआ कि मान लीजिए फिर से उस जो भी कॉइन आपने सेलेक्ट किया था उसको फिर से आपने टॉस कर दिया, तो फिर से हेड आया। तो मान लीजिए आपने इस कॉइन को, ये कॉइन हुआ था इससे, आप ये कॉइन सेलेक्ट हुआ था B1, ठीक है। ये मैं अब दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, ये B1 के लिए है, ये B2 के लिए है और ये B3 के लिए। अब B1 से हेड आया होगा और आप और हमने B1 को फिर से सेलेक्ट कर लिया, उसको फिर से हमने सेलेक्ट नहीं किया, वो तो सेलेक्ट हो ही चुका था, उसी को दोबारा से टॉस किया। तो दोबारा टॉस किया तो दूसरी बार में जो प्रोबेबिलिटी आएगी भाई, एक तो ये A प्लस बी प्लस सी तो होगा ही, साथ में क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, क्योंकि B1 से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। सिमिलरली B2 से हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, ये B अपॉन A प्लस बी प्लस सी है, इनटू उससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी। और इससे तीसरे वाले से यानी कि B3 से आपकी हो जाएगी A प्लस बी प्लस सी, और वहां से प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो दूसरी बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी मुझे। तो अगर मैं दूसरी बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हेड इन सेकेंड टाइम, तो इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूं, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो कैलकुलेट कर सकते हैं अब आप। तो बस ये हमने 1/a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, बाकी ये a की वैल्यू, ये a है, इसकी वैल्यू इंटू 1/3 हो जाएगा, ये b है इंटू 2/3 हो जाएगा, और ये c है इंटू 3/4 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये कवर होंगे अंडर एक्सटेंडेड बेस के अंदर, पर ये काफी लेंदी हो जाते हैं कई बार, है ना, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, ट्री डायग्राम, ठीक है। अब ट्री डायग्राम के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्री डायग्राम होता क्या है और इस डायग्राम का यूज हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। ट्री डायग्राम आपने बेसिकली क्लास 10th में भी बनाया है, जब हम बेसिक प्रोबेबिलिटीज सीख रहे थे तो वहां पे भी हमने ट्री डायग्राम का यूज किया था, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पर कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन है, अ बैग इनिशियली कंटेन्स 1 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स। बैग, एक आपके पास बैग है उसमें 1 रेड और 2 ब्लू बॉल्स हैं, तो बना लेते हैं भाई एक बैग। तो हमारे पास जो एक बैग है, लेट्स से यहाँ पे उसको लिख लेते हैं हम, ये है हमारे पास, और जिसमें कि हमारे पास है एक रेड, 1 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स हैं। अब क्या कह रहे हैं, अ ट्रायल कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉल एट रैंडम, नोटिंग इट कलर एंड रिप्लेसिंग इट टुगेदर विद एन एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर। मतलब यह है कि इस बैग में से आपने एक बॉल निकाली, उसको देखा, ओके ये रेड है, तो उस रेड के को वापस रखा और साथ में एक और रेड कलर की बॉल निकाल दी। या ये हो सकता था कि आपने एक बॉल निकाली, लेट से वो ब्लू निकली, और वो ब्लू आपने देखा, ओके ये ब्लू कलर है, तो ब्लू तो वो वाली तो वापस रख के साथ में एक ब्लू बॉल और रख दी। तो ऐसे आप एक्शन कर रहे हो, ठीक। अब क्या है, गिवन दैट 3 ट्रायल्स आर मेड, यानी कि ये काम आपने 3 बार किया, देन अब आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज जो है बनानी है। तो 3 बार ये काम किया ना, तो इसके बाद इसका मतलब है अब यहां से हमारा जो है ट्री बनना शुरू होगा। अब देखते हैं कैसे बनेगा, चलिए शुरू करते हैं। तो अब पहली बार आपके पास बैग में 1 रेड और 2 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक। अब आपने पहला ट्रायल किया, आपने एक बॉल निकाली, आपने देखा, अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो रेड निकलेगी या ब्लू निकलेगी, तो पहले तो उसकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं, है ना।
तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे 3 बॉल्स है, उसमें से एक रेड है, तो 1/3 है रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/3। ठीक, ये निकल गई आपकी। अब मान लीजिए अगर रेड निकली तो आपने रेड देखा और उसका एक और रेड बॉल डाल दी उसके अंदर। अब क्या हो जाएगा? अब आपके पास 2 रेड और 2 ब्लू बॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, एक रेड बढ़ गई क्योंकि पहले ही एक रेड निकल आई। और यहां पे भी सेम ही केस हुआ होगा। अब आपने ब्लू बॉल निकली तो अब आपने देखा अच्छा ये ब्लू निकल गई, तो अब आपके पास एक रेड थी, आपने उसके अंदर एक और ब्लू डाल दी, तो अब आपके पास 3 ब्लू बॉल्स हो गई। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट आपका खत्म हो गया। ठीक है, ये पहला काम खत्म हुआ। फिर उसके बाद पहला ट्रायल के बाद अब आपने सेकंड ट्रायल देखा। ओके, मान लीजिए अब सेकंड ट्रायल में फिर से अब आप यहां से शुरू होंगे, यहां बैठे हुए हैं। अगर आप यहां बैठे हैं तो आपके पास फिर से 2 ऑप्शंस हैं। आपने कहा ओके चलिए देखते हैं। हमारे पास यहां पे जब आपने सेकंड ट्रायल में अगर आपने बॉल निकाली तो अगर वो फिर से रेड आई तो अब क्या होगा? तो ये बना लेते हैं एक बार। तो अगर ये फिर से रेड आई तो पहले तो यहां से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब 1/2 हो गई है ना, 4 आधी आधी है दोनों, तो 1/2 है रेड आने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही 1/2 है ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी। तो अब यहां से अगर एक रेड निकल के आई, रेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो अब आपने क्या किया? रेड निकली तो अब आपने उसमें एक और रेड डाल दी, 3R हो गई और ये 2 ब्लू हो गई। ऐसे ही अगर यहाँ पे ब्लू निकली तो अब आपके पास एक और ब्लू डाल दी आपने, ये 3 ब्लू हो गई आपके पास। और इधर क्या हो रहा होगा? यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आपने किया है। तो यहाँ पे भी आपके पास ऐसा ही हो रहा होगा। आपने एक और एक यहाँ पे, तो अब आपने मान लीजिए यहाँ पे ब्लू निकाली, अब आपने यहाँ पे रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी है आपकी 1/3R, और ब्लू निकालने की सॉरी 1/3 नहीं 1/4, क्योंकि टोटल बॉल बॉल 4 है। और यहाँ पे ये हो गई 3/4 है ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी। और अब आपने अगर यहाँ पे रेड निकाली तो अब आपके पास हो गई 2 रेड और 3 ब्लू। और यहाँ पे आपके पास है 1 रेड और 4 ब्लू। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार दोबारा से देखो, आराम से देखो कि क्या किया हमने। और अब आपने देख लिया होगा। तो अब वापस से आगे बढ़ते हैं, थर्ड ट्रायल पे आते हैं। थर्ड ट्रायल में यहां पे भी फिर से 2 ऑप्शंस होंगे आपके पास। पहले यहीं पे देख लेते हैं। तो आपने यहाँ पे 3R और 2 ब्लू हैं, तो अब आपके पास रेड निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/5 है, और इसकी है 2/5 ब्लू निकालने की। और अब आपके पास 4 रेड और 2 ब्लू हो जाएंगी यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास 3 रेड और 3 ब्लू हो जाएंगी। इधर वाले केस में फिर से 2 ऑप्शंस होंगे आपके पास। आपका ट्री फिर से एक्सटेंड हो गया। आप देखो यहां पे आपने अगर रेड निकाली तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी है 2/5, क्योंकि टोटल बॉल जो है वो 2/5 हो चुकी हैं। और यहाँ पे 3/5 है ब्लू निकालने की। और थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं, है ना, मजा नहीं आएगा, नहीं तो बाद में हमें इस पे काम भी करना है, तो इसलिए पहले ही साफ साफ लिख लिया जाए। तो अब यहाँ पे आपके पास 3R और 3 ब्लू हो जाएंगी। यहाँ पे 2R और 4 ब्लू हो जाएंगी। और बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा होगा आपके पास।
और एक यहां पे भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो ये बेसिकली आपका ट्री डायग्राम बन रहा है हमारा, है ना। तो अब देखिए यहां पे फिर से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, 2/5R, और जब आप करेंगे तो 3R और 3 ब्लू हो जाएंगी। यहां पे ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/5 हो जाएगी, और आपके पास 2R और 4 ब्लू हो जाएंगी। यहां पे रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी, और आपके पास फिर 2R और 4 ब्लू हो जाएंगे। ऐसे ही यहां पे ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/5 होगी, और 1R और 5 ब्लू हो चुके होंगे आपके पास। अब देखो सब जगह 6 बॉल्स हो गई, 4 2 6 3 3 3 6, सब जगह आपके पास लास्ट में 6 बॉल्स हो चुकी हैं। तो ये आपका ट्री कंप्लीट हो गया आफ्टर दी 3 ट्रायल्स। ऑफ कोर्स वी कैन एक्सटेंड द सेम फॉर मेनी मोर ट्रायल्स, पर आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, क्योंकि इसको करने में भी आपको टाइम लगना ही है अभी। तो ये तो आपका ट्री बना। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एटलीस्ट वन ब्लू इज ड्रॉन। एटलीस्ट वन ब्लू इज ड्रॉन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस नो ब्लू इज ड्रॉन। 1 माइनस नो ब्लू, यानी कि 1 माइनस, यहां पे कर लेते हैं इसको, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की सारी जो है रेड आ गई हो, तीनों की तीनों रेड आई हो। अब तीनों की तीनों रेड आने की प्रोबेबिलिटी कहां से मिलेगी वो जरा समझो। तो ये तो हमारी पहली ब्रांच से आ रही है, पहली रेड, दूसरी रेड और तीसरी भी रेड, राइट। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2 इंटू 3/5। तो क्या हुआ, कुछ कैंसिल हुआ, यस, ये 1/3 कैंसिल हो गया। 1/10 यानी कि 9/10 आपका आंसर आ गया पहले पार्ट का। अब जरा देखें सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। सेकंड वाला बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन ब्लू इज ड्रॉन। एग्जैक्टली वन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एग्जैक्टली वन ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू रेड रेड, या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लू रेड, या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड ब्लू। ठीक, ये अब देखते हैं अब ये कहां से मिल रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले ब्लू फिर रेड और रेड। पहले ब्लू यहां पे आए, और उसके बाद फिर रेड और फिर रेड, यानी कि ये हो गया आपका 2/3 इंटू 1/4 इंटू 2/5। फिर नेक्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लू रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ये रहा, फिर देन ब्लू एंड देन फिर रेड, यानी कि ये हो गया 1/3 इंटू 1/2 इंटू 2/5, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड ब्लू, तो रेड रेड एंड ब्लू, तो यानी कि ये हो गया 1/3 इंटू 1/2 इंटू 2/5। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, चलिए जी सॉल्व करके देखते हैं। ये 2 2 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये कैंसिल हो गया, और 2 से ये कैंसिल हो गया, तो मिला 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15, यानी कि 3/15 या 1/5, ये आंसर हो गया। थर्ड, given that all three balls are of the same color, find the probability that they are all red।
ये हमें निकालना है। तो जरा सा सोचो क्या करो। तो अब हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी जो है कि ऑल थ्री बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। तो सेम कलर की पहली प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर का मतलब हो गया कि तीनों रेड 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 आई हो या तीनों ब्लू 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 आई हो। ठीक है, ये रेड 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 तो हमने यहां पे निकाला था, है ना? क्या आया था हमारे पास? 1/10 आया था। ये चीज जो थी 1/10 थी, है ना? उसको फिर 1 से माइनस करके 9/10 निकाला था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर 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 ये लिखा हुआ है ना, तो ये तो हो गई, मिल गई हमें। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू 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 देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ब्लू ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ब्लू का मतलब सारी की सारी ब्लू। तो ब्लू ब्लू ब्लू, तो ये ब्लू और ये ब्लू, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया 2/5। आर आर की प्रोबेबिलिटी है यहां से 1/10 प्लस 2/5 या 4/5। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 5/10। ठीक है, ये बन गया 5/10। ये बन गई प्रोबेबिलिटी की, और एक ऑल सेम कलर की। एंड गिवन दैट दी थ्री आर ऑफ द सेम कलर, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल रेड। तो हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी कि ये आर 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 है, गिवन दैट कि सेम कलर की हैं। और सेम कलर की प्रोबेबिलिटी हमने ये निकाली 5/10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? और से रेड कलर की प्रोबेबिलिटी ये है, तो 1/10 ओवर 5/10, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 1/5। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे अपने ट्री डायग्राम के।